हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कल हमने लास्ट वीडियो में पिगमेंट्स देखे थे। अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कौन कौन से कलर के जो लाइट होती है उसमें फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होता है, ये हमें आज देखना है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। तो हेडिंग हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। इस ग्राफ में आपको दिखेगा कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है आपका 400 से लेकर के 700 तक का जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है, इस विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सी वेवलेंथ में कौन सा पिगमेंट लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ये देखना है। यानी कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट में एक्शन जो है, एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा जो आपका क्लोरोफिल ए है, जो नीली लाइन है क्लोरोफिल ए की है। क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन जो ब्लू लाइट है उसमें एज कंपेयर टू रेड लाइट ज़्यादा है। क्लोरोफिल बी अगर आप देखोगे तो क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट में रेड से ज़्यादा है। दोनों का ही एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट में ज़्यादा होता है। दोनों ही ब्लू लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, रेड लाइट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी बात है, अगर आपको यहाँ पूछा जाए कि भाई बताओ ब्लू लाइट को ए और बी में से कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो आपका आंसर होगा ब्लू लाइट को क्लोरोफिल बी जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए। इस तरह ही अगर यहाँ पूछा जाए तो रेड रीजन में क्लोरोफिल ए ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल बी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये क्वेश्चन इससे ग्राफ से क्रिएट होते हैं। फिर आप देखोगे कैरोटिनॉइड्स जो है वो आपके लगभग 500, 440, 478 के लगभग जो वेवलेंथ है उसको कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा गया ग्राफ में, तो ये ध्यान रखना आपका ना। तो ये क्या हुआ है कि लगभग 500 के लगभग कैरोटिनॉइड एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। येलो रीजन जो है वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। जो ग्रीन लाइट है वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होती। आप ये सवाल आएगा पेपर में पूछा जाएगा कि ग्रीन लाइट को नहीं कौन सा प्रकाश का जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ध्यान रखना ग्रीन वाली जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होती। यानी इससे हमारे पास निकल के ये आता है कि भाई जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोफिल ए और जो बी जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो ब्लू और रेड रीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यानी कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू और रेड में ज़्यादा होता है। उसमें भी अगर कभी आपको ऑप्शंस में ऐसा मिले कि ब्लू और रेड में से पूछा जाए कि क्या आंसर होगा, तो आपका आंसर होगा रेड रीजन। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में आपका ये आया कि ब्लू अलग से हुआ और रेड अलग से हुआ, तब आपका आंसर होगा रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट एज कंपेयर टू ब्लू रीजन हाई होता है। एब्जॉर्प्शन ब्लू का हाई होता है, ये सवाल ध्यान रखना। एब्जॉर्प्शन ब्लू का ज़्यादा होता है और ओवरऑल अगर पूछा जाएगा तो आप बताओगे भाई कि ओवरऑल जो है वो रेड रीजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है क्लोरोफिल ए शो मोर एब्जॉर्प्शन इन रेड रीजन, क्लोरोफिल बी शो मोर एब्जॉर्प्शन इन ब्लू रीजन। अगर दोनों का आए तो दोनों ब्लू को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। कंपैरेटिवली पूछा है तो आप ये ध्यान रखोगे, ये सवाल यहाँ से क्रिएट होगा। नेक्स्ट है ओवरऑल एब्जॉर्प्शन इज मोर इन ब्लू रीजन, ज़्यादा जो है वो ब्लू रीजन में होता है। लेकिन अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का सवाल आएगा ना, तो भाई ध्यान रखना रेट ज़्यादा जो होता है वो रेड में होता है। और अगर एक ऑप्शन ही हुआ तो उसी ऑप्शन में ब्लू हुआ उसी में रेड हुआ, तो फिर आप ब्लू रेड दोनों लगा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम को कैसे टेस्ट किया गया कि भाई कौन सी लाइट में, देखो एब्जॉर्प्शन अलग चीज़ है, किस लाइट की वेवलेंथ में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा था, तो वो चेक करने के लिए क्या होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम होता है। तो देखो एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है एंगलमैन, TW एंगलमैन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पायरोगैरा और क्लेडोफोरा नाम का जो ग्रीन एल्गी होता है उस पर काम किया। तो इन्होंने बताया कि भाई अगर हम क्लेडोफोरा और जो आपका स्पायरोगैरा है, मान लो ग्रीन कलर का ये जो बिछा रखा है ये एल्गी है, इसको एक पट्टी के ऊपर बिछा लिया है ग्रीन कलर के एल्गी को, और इसके ऊपर मैं फिर एरोबिक बैक्टीरिया का एक सस्पेंशन डाल देता हूँ। एक तो मैंने क्या किया, ग्रीन एल्गी बिछा लिया। दूसरा मैंने क्या किया, उसके ऊपर मैंने एरोबिक बैक्टीरिया डाल लिया। क्या डाल लिया, एरोबिक बैक्टीरिया। जब मैंने उसके ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया डाल लिया तो भाई क्या हुआ, फिर मैंने प्रिज्म से लाइट मार दी। देखो प्रिज्म से क्या होगा कि वेवलेंथ जो है अलग अलग जाएगी टूट के। ठीक है, फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट हो जाएगी, मतलब एक एक वेवलेंथ की अलग अलग लाइट हो जाएगी प्रिज्म से। ठीक है, तो होगा ये कि भाई अब लाइट में फिर मैंने देखा कि जहाँ ब्लू रीजन था वहाँ पर, जहाँ रेड रीजन था वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हुई, वहाँ पर आपका एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ हुई। तो सीधी सच्ची बात है, एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करेंगे, जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी। और ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ निकल रही है, ब्लू रीजन और रेड रीजन में।
इसका मतलब जहाँ एक्शन स्पेक्ट्रम था, जिस मतलब जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था ना, उसी से मिलता जुलता आपका एक्शन स्पेक्ट्रम है। यानी कि फोटोसिंथेसिस भी आपकी उसी वेवलेंथ में ज़्यादा हो रही है लगभग, जिसको ज़्यादा एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि बैक्टीरिया की मात्रा भी ज़्यादा कहाँ हो गई है, यहीं पर हो गई है, रेड रीजन और ब्लू रीजन में। तो ये TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट था। सबसे पहली बार अगर ऐसा सवाल आता है कि भाई सबसे पहली बार एक्शन स्पेक्ट्रम किसने बताया था, तो सबसे पहली बार TW एंगलमैन जो थे उन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम बताया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है इमर्सन। इमर्सन का अपना एक काम है। तो इमर्सन ने क्या किया था, इमर्सन ने मोनोक्रोमैटिक लाइट ली। मोनोक्रोमैटिक का होता है मतलब एक वेवलेंथ की लाइट ली। इन्होंने कहा कि अगर हम एक वेवलेंथ की लाइट को लेकर के मारते हैं कोई, और अगर 680 से ज़्यादा की लाइट देते हैं, 680 का रीजन रेड रीजन में आएगा, तो इन्होंने कहा कि भाई अगर हम 680 से ज़्यादा का लाइट मारते हैं तो उससे होगा ये कि रेड ड्रॉप आएगा, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रेड ड्रॉप पूछा जाता है। रेड ड्रॉप किसने दिया था, इमर्सन ने दिया था। इन्होंने कहा कि भाई अगर हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो कि 680 वेवलेंथ से ज़्यादा की होगी, अगर एक वो देंगे मतलब 680 की ना दे तो उससे ज़्यादा की दे, तो उसके बाद क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डाउन हो जाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट इनका था इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट, ठीक है। तो पहले आप ये देखो, ये लिखा है ऑब्जर्व्ड इफेक्ट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इन क्लोरेला। क्लोरेला पर इन्होंने काम किया था, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ही ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर 680 नैनोमीटर देयर इज ए शार्प डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आप ये करते हैं तो आपको 680 के बाद डिक्रीज देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं रेड ड्रॉप, ठीक है। तो रेड ड्रॉप बिकॉज दिस डिक्रीज इज इन फार रेड रीजन, क्योंकि फार रेड में जाकर के 730 के लगभग अगर जाओगे तो फार रेड आ जाएगा, तो वहां पर जाकर के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डाउन हो जा रहा है, तो इसलिए इसको रेड ड्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट है इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। इमर्सन इफेक्ट या इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट एक ही बात होती है। इन्होंने कहा कि अगर हम अल्टरनेटिवली दोनों वेवलेंथ की लाइट देते हैं, 680 700 680 700 680 700 ऐसे करके लाइट देते हैं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ जाता है। इसी से ही पता लगा कि भाई दो तरह के फोटो सिस्टम वहां काम करते हैं, एक फोटो सिस्टम सेकंड, एक फोटो सिस्टम 1, जो कि आपके अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। समझ रहे बात को। तो ये इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट है। तो इसको क्या करते हैं, सवाल ऐसे बनाते हैं कि भाई अगर मान लो अल्टरनेटिवली अगर शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट दी जा रही होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा बढ़ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट तो नहीं पूछते, ये सवाल बनाते हैं थ्योरी का और फिर ऑप्शन में देते हैं कि रेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भाई ऐसा है कि अगर 600 शॉर्ट वेवलेंथ दोगे तो इतना रहा रेट, लॉन्ग दे तो इतना रहा रेट, दोनों को दोगे तो रेट थोड़ा ज्यादा होगा। तो इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय 25% व्हेन बोथ शॉर्ट वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ लाइट वाज सप्लाइड। अगर दोनों को दोगे तो क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। इससे फिर डिस्कवरी जो हुई ये बताते हैं, ये पूछते हैं कि भाई इन्होंने ही ये कंक्लूड किया कि रेट ऑफ फोटो सिस्टम जो है वो दो होते हैं, ठीक है ना। दो मतलब एक आपका फोटो सिस्टम सेकंड होता है, एक आपका फोटो सिस्टम 1 होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है फोटो सिस्टम। तो भाई फोटो सिस्टम क्या चीज है ये आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। भाई फोटो सिस्टम ऐसा है कि एक फोटो सिस्टम में अगर मैं आपको ये समझाऊं थोड़ा सा, देखो ये डायग्राम आप यहां देख सकते हो। एक फोटो सिस्टम में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि फोटो सिस्टम कहाँ होते हैं। फोटो सिस्टम जो है वो आपके मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड में मिलते हैं। थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में आपके क्वांटाजोम्स होते हैं। तो क्वांटाजोम, एक क्वांटाजोम में लगभग 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, 50 कैरोटिनॉइड होते हैं। वहाँ मेम्ब्रेन में एक सिस्टम होता है, उन पिगमेंट से मिलकर के एक सिस्टम बनाया होता है। दूसरे भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह होती है, जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले, वो सब मिल करके, पिगमेंट्स भी मिल करके फोटो सिस्टम का निर्माण करते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम बनाते हैं। तो फोटो सिस्टम कहाँ होते हैं, मेम्ब्रेन में होते हैं, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में। उसमें भी दो होते हैं, 2 और 1। तो कॉमन सा स्ट्रक्चर अगर आप फोटो सिस्टम का देखोगे, कॉमन स्ट्रक्चर उसमें क्या होगा, उसमें होता है एक तो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स में आपके खूब सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं। अलग अलग वेवलेंथ के क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल आपके इस एंटीना कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं।
और साथ ही साथ उस पर आपका एक रिएक्शन सेंटर होता है। क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर इज ऑल्सो अ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। रिएक्शन सेंटर खुद में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। नीचे जो एंटीना है उसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए के भी, बी के भी, अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाले कैरोटिनॉइड्स भी पाए जाते हैं। तो एंटीना होता है, एंटीना के ऊपर एक रिएक्शन सेंटर होता है। रिएक्शन सेंटर इज ऑल्सो आ क्लोरोफिल ए। ये वाला कन्फ्यूजन बिल्कुल हटा लेना। ऐसा ना सोचना कि भाई एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है उसमें क्लोरोफिल ए नहीं होगा, केवल रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है, ऐसा नहीं सोचना है। एंटीना में भी होता है और ऊपर जो रिएक्शन सेंटर होता है वो भी क्लोरोफिल ए का ही एक मॉलिक्यूल होता है। हाँ, वो अलग बात है कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड है उसमें वो अलग वेवलेंथ की लाइट लेता है, फोटो सिस्टम 1 में वो अलग वेवलेंथ की लाइट लेता है, ये एक अलग बात है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ भी है कि आपका जो है ये क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर जो है ये, ठीक है, क्लोरोफिल का, ये एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। यहाँ नीचे आपके बहुत सारे क्लोरोफिल के दूसरे पिगमेंट के मॉलिक्यूल है। ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी जब आती है, लाइट एनर्जी आने पर ये इनके इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाले हैं, इन सब के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट छोड़ के भाग जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो ऑर्बिट छोड़ के जाते हैं बाहर की जो उनके ऑर्बिट है उसमें चले जाते हैं। फिर वो जब वापस आते हैं, वापस नीचे आते हैं ग्राउंड पे, तो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो सारी जो एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में चली जाती है, कुछ लाइट की फॉर्म में जा सकती है। कुछ एनर्जी जो होती है वो सारी एनर्जी रेजोनेंस ट्रांसफर करके, किससे, रेजोनेंस ट्रांसफर करके, वो सारी एनर्जी रेजोनेंस ट्रांसफर से कहाँ भेजी जाती है, रिएक्शन सेंटर को भेजी जाती है। ठीक है ना बात। फिर आगे का कार्य जो है वो रिएक्शन सेंटर का है। पहले आपके लाइट आती है, लाइट एंटीना पर पड़ती है, एंटीना के मॉलिक्यूल्स जो है क्लोरोफिल वगैरह के, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लाइट एनर्जी लेके एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है फिर वापस अपने ऑर्बिट में आते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। फिर वो एनर्जी रेजोनेंस ट्रांसफर करके किसको भेजते हैं, रिएक्शन सेंटर को भेजते हैं। अब रिएक्शन सेंटर जो कि एक क्लोरोफिल ए का ही मॉलिक्यूल है, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, चले गए भाई इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर। अब कहाँ गए हैं, उनको किसने एक्सेप्ट किया है, ये एक अलग चक्कर है। अभी के लिए हम देख रहे हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में भी हमने जो अभी बोला है वो है पिगमेंट सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम या फिर आप ये बोल सकते हो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। फोटो सिस्टम का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक पार्ट होता है। फोटो सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे भेजने वाले होते हैं, ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसका एक छोटा सा पार्ट है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह दो या फिर पिगमेंट सिस्टम कह दो, दोनों एक ही बात है। उसका ये पार्ट है जिसमें कि एंटीना होता है, रिएक्शन सेंटर होता है। ठीक है ना। फिर इन्होंने आगे लिखा हुआ है फोटो में यहाँ कि एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के कैसे होता है। नीचे लिखे पढ़ते हैं क्या लिखा है। फोटो सिस्टम आर एम्बेडेड इनटू द लिपिड बाइलेयर ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकोइड। ठीक है। ऑल द एसेसरी पिगमेंट्स आर कनेक्टेड टू अ रिएक्शन सेंटर इन द फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम modified the energy level of energized electron so it contain the correct energy for the reaction center to use। सही है। तो सारी एनर्जी जो है कहाँ भेज दी जाती है, रिएक्शन सेंटर को भेज दी जाती है। ठीक है। तो मुझे अभी आपको लाइट रिएक्शन समझानी होगी, वो मतलब मैं समझाता हूँ कैसे आपके फोटो सिस्टम काम करते हैं, कैसे फोटो सिस्टम लगे होते हैं। फिर मैं वापस आके यहीं से शुरू करता हूँ एक बार, है ना। देखो, या फिर आप एक बार इसको पढ़ लो, ये लिखा है फोटो सिस्टम या फिर आप पिगमेंट सिस्टम। तो इसमें आपका एक रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर के साथ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। इसमें लिखा है क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए होता है, 1 मॉलिक्यूल होता है। वैसे मॉलिक्यूल 2 होते हैं, अच्छी किताबों में जाओगे तो 2 क्लोरोफिल ए होते हैं, बहुत अच्छी किताबों में ऐसा लिखा है 2 हैं। एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी दैट इज द क्वांटम कन्वर्जन। यानी कि जो लाइट एनर्जी आती है उसको इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में यूज करते हैं, वो क्वांटम कन्वर्जन कहलाता है। एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर टू द रिएक्शन सेंटर। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का एंटीना का जो काम होता है वो क्या होता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और रिएक्शन सेंटर को भेजता है। तो सवाल यहाँ से बहुत अच्छा सवाल बनता है कि एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, नीचे वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, एंटीना के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो रिएक्शन सेंटर को किस तरह से एनर्जी भेजते होते हैं। तो उसका आंसर है फोस्टर ट्रांसफर या फिर रेजोनेंस ट्रांसफर करते हैं। तो आप ये केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है आगे चल के, एमएससी में, बीएससी में भी, कि कैसे रेजोनेंस ट्रांसफर होता है, एक अलग बात है। तो आपको ये सवाल पर पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, ये ध्यान रखना आप यहाँ से। ठीक है, चलिए
फिर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, फिर हम वापस से आके यहाँ पे पढ़ेंगे। एक बार जगह भी देखते हैं कहाँ पे है। देखो यहाँ, देखो ऐसा है कि अगर मैं कहूँ कि भाई ये आपका एक थैलेकॉइड है, ठीक है, ये थैलेकॉइड है मेम्ब्रेन, ठीक है। थैलेकॉइड में आपको बता दूं कि भाई दो फोटो सिस्टम काम कर रहे होते हैं, एक फोटो सिस्टम 1 काम कर रहा होता है, एक फोटो सिस्टम 2 काम कर रहा होता है। इसके आपको दो रीजन दिखेंगे, एक तो बीच वाला रीजन है, इसको अपने कहते हैं एप्रेस्ड रीजन। क्या कहते हैं? एप्रेस्ड रीजन, ठीक है। और एक है आपका बाहर वाला नॉन एप्रेस्ड, ठीक है। तो इसमें आपको एक सवाल ध्यान रखना है अभी के लिए कि भाई जो आपका नॉन एप्रेस्ड रीजन होता है इसमें आपको फोटो सिस्टम 1 मिलेगा, जो आपका एप्रेस्ड रीजन है वहां आपको फोटो सिस्टम 2 मिलेगा। ये सवाल है, डायरेक्ट याद कर लेना। एटीपी सिंथेज एंजाइम भी आप इसमें अभी देखोगे उसका फंक्शन, वो आपको नॉन एप्रेस्ड रीजन में मिलने वाला है। ये भी सवाल है, ये ध्यान रखना है आपको कहाँ मिलते हैं, ठीक है। और एक चीज होता है साइटोक्रोम B6F, ये आपको हर जगह फैला हुआ मिलेगा। तो ये एक सवाल है कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में कौन कहाँ लगा होता है। जब आप लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस को पढ़ोगे तो ये पूछा जाता है कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में कौन कहाँ लगा हुआ होता है। तो ध्यान रखना, फोटो सिस्टम 1 जो है वो आपका कहाँ लगा होगा, बाहर की तरफ होता है। फोटो सिस्टम 2 जो है वो दबे हुए भागों में पाया जाता है, एप्रेस्ड रीजन में मिलता होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से फोटो सिस्टम 2 और 1 आपस में कनेक्ट होते हैं, कैसे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये 2-3 बातें हम समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना है लाइट रिएक्शन का जो जेड स्कीम है, जिसमें कि आप देखोगे, आपको याद होगा कि जहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन चल 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 के कहाँ जाएंगे, NADP को मिल जाएंगे और एक रिड्यूसिंग पावर का निर्माण होगा जिसे हम NADPH2 कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां देखिए एक बार, देखो मान लो भाई ये आपका एंटीना है, थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेन ना। मान लो ये आपका एंटीना है यहाँ, और ये इसका रिएक्शन सेंटर है, और ये फोटो सिस्टम 2 है, और इसमें आपको LHC2 मिलेगा। फोटो सिस्टम 2 में LHC2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड होगा। इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो है पीच 680 नैनोमीटर का, यानी कि जो रिएक्शन सेंटर है वो ऐसा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है जो कि आपका कौन सी लाइट लेता है, 680 नैनोमीटर की लाइट लेता है, ठीक है। अब मान लो ये होता है कि लाइट आती है, सपोज करो लाइट आई, यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आई होगी, चलो ठीक है। तो लाइट आने पर ये होता है कि यहाँ जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है, उन सब ने, उनके सबके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन चले गए बाहर ऑर्बिट में, फिर वो वापस आए, उन्होंने फिर एनर्जी रिलीज करी। वो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होकर के चली गई किसके पास, रिएक्शन सेंटर के पास। अब हमने कहा भी रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन तो एक्साइटेड हो गए, क्योंकि देखो यार रिएक्शन सेंटर के पास ना खुद की भी लाइट आई होगी, रिएक्शन सेंटर के पास खुद का भी 680 का लाइट आया था, पीछे वालों की एनर्जी भी रिएक्शन सेंटर को मिल गई। तो भाई इसके तो इलेक्ट्रॉन भाग गए, इसके तो निकल गए, तो ये बेचारा तो ऑक्सीडाइज हो गया ना। जब इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। समझ आई बात। अब जब ऑक्सीडाइज हो गया तो यार इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी कैसे होगी, समझ रहे हो मेरी बात को। इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड के साथ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स लगा होता है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो बाबू होता है, इसकी खास बात है कि ये वाटर का ब्रेकडाउन करता है। वाटर टूटता है, क्लोराइड और मैग्नीज यहाँ पर होता है, आपको याद होगा ये सवाल है।
क्लोराइड और मैग्नीज और कैल्शियम भी होता है, वो उसके प्रेजेंस में वाटर टूटता है। वाटर टूटने के बाद यहाँ से वाटर के टूटे हुए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, हाइड्रोजन निकलती है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन निकलती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो ये हैं ये कहाँ निकलेंगी, अभी के लिए आप याद कर लो इस बात को, थैलेकॉइड की ल्यूमेन में निकलेंगी। कहाँ निकलेंगी, थैलेकॉइड की ल्यूमेन में निकलती है। और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से किताबों में होता है कि टायरोसिन जेड एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एमिनो एसिड है, इसके पास जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो फिर इससे जाते हैं यहाँ, यानी जो ऑक्सीडाइज है आपका रिएक्शन सेंटर, उसके इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी करने के लिए कौन इलेक्ट्रॉन देता है, वाटर देता है। तो ये आप ध्यान रखोगे, वाटर क्यों टूटा, वाटर के इलेक्ट्रॉन क्यों निकले, वाटर के इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गए, वाटर के इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो आपका यहाँ पर अटैच्ड है किसके साथ में, फोटोसिस्टम सेकंड के साथ में, तो वहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन चले गए किसके पास, रिएक्शन सेंटर के, वो फिर से रिड्यूस हो गया। और जो इसके इलेक्ट्रॉन भाग गए थे छोड़कर, वो उनको किसी एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जिसका नाम है फियोफाइटिन, इन्होंने ले लिया। फियोफाइटिन क्लोरोफिल ए का ही एक मॉलिक्यूल होता है जो आपका मैग्नीशियम नहीं रखता है, इसने ले लिया। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ। ये कौन है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये भाई, समझ में आई बात। ये मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ लगे होते हैं, ये मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ लगे होते हैं, इन्होंने ले लिया इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेंगे, अभी तक की बात जो थी ये फोटो सिस्टम की जो 2 की चल रही है, ये इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजेंगे, ये आगे भेजेंगे कहाँ, इलेक्ट्रॉन इसके बाद आपको याद रखना है कि फियोफाइटिन के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होगी, फियोफाइटिन के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। आई समझ बात। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए, यहां कौन है, यहां है प्लास्टोक्विनोन। कौन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, दे विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। और जब प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये रिड्यूस हो जाते हैं, और ये सारा जो क्रम बन रहा है, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर बन रहा है आपका किसके आधार पर, रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ये लगाए गए हैं, कौन किससे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है उसके अकॉर्डिंग ये लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये क्रम जो मैं बना रहा हूँ ये अपने मन से नहीं, अब डाउन हिल जर्नी अप हिल जर्नी कब होती है, ये रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो अभी किसके पास आया, पीक्यू के पास, प्लास्टोक्विनोन के पास। जब प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो भैया इन्होंने स्ट्रोमा से, कहाँ से, आप अभी ये चीज़ें सब रिलेट करनी पड़ेंगी, इसके बाद फिर मैं वापस जाऊंगा, फिर से रिलेशन बैठाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा एटीपी कैसे बनेगा, क्या किसका रिलेशन किसके साथ है। तो अभी आप ये समझो, प्लास्टोक्विनोन ने स्ट्रोमा से हाइड्रोजन उठा लिया और प्लास्टोक्विनोल या प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन बना लिया, प्लास्टोक्विनोल या प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन बना लिया। ये इलेक्ट्रॉन इनसे आगे एक एंजाइम की तरह काम करने वाले, एक पंप की तरह काम करने वाले साइटोक्रोम B6F, 2 साइटोक्रोम्स हैं, एक B6 है और एक F है, इन्होंने ले लिए। तब इन्होंने इस पे से इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका हाइड्रोजन इन्होंने छीन के ल्यूमेन में डाल दिया, थैलेकॉइड की H+ को, ये आप ध्यान रखोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रोमा की साइड से एक H+ पकड़ के, वाइल वी आर ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, जब हम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो एक प्रोटॉन इधर फेंक दिया गया है स्ट्रोमा से ल्यूमेन में। इसका क्या होगा ये एक अलग मसला है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम B6F के पास है, साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन जो है आगे एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसका एक बहुत अच्छा सवाल यही है कि कॉपर कंटेनिंग है, इसके पास चले गए। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन अब फोटो सिस्टम 1 में जाएंगे,
जिसका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पिगमेंट सिस्टम LHC1 है और उसका रिएक्शन सेंटर P700 यानी कि 700 नैनोमीटर की लाइट की वेवलेंथ को लेता है। जब इस P700 के लाइट आने पर, यहाँ मान लो यहाँ भी लाइट आई होगी, इनके भी वैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन भी भग गए होंगे, चले गए होंगे, इनकी कमी हो गई है, P700 ऑक्सीडाइज हो गए हैं। अब प्लास्टोसाइनिन इनको इलेक्ट्रॉन देगा। लो भाई साहब, इनका काम पूरा हो गया है। पूछते हैं फोटोसिस्टम 1 का जब ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसकी इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरा कौन करता है? उसकी कमी फोटोसिस्टम 2 करता है। तो शुरू जो है वो फोटोसिस्टम 2 से होता है, बाद में फोटोसिस्टम 1 आता है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से A0, क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल है। इसके बाद यहाँ पर विटामिन के होती है। आप ये थोड़ा कभी ध्यान रखना, ऐसा आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा नहीं किताबों में। A0 यहाँ पर A1 लिखा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। दैट इज़ नॉट ए एनीथिंग, इट इज़ ए विटामिन के। ये क्या है आपका? विटामिन के है। तो सवाल है, ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में विटामिन के कहाँ होता है? तो यहाँ होता है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो हैं आयरन सल्फर क्लस्टर को भेजे जाते हैं। यहाँ आयरन सल्फर क्लस्टर है, X, A, B, इस तरह के अलग अलग आयरन सल्फर क्लस्टर्स हैं, उनके पास आएगा। फिर इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा यहाँ से फेरोडॉक्सिन के पास, जो कि आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है। फेरोडॉक्सिन जो है वो आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक एंजाइम को दिए जाएंगे जो है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, FNR। अब रिड्यूस्ड FNR जो कि स्ट्रोमा साइड पर होता है, ये आप पोजीशंस इसकी फिर आगे देखोगे दूसरी वीडियो में। अब रिड्यूस्ड FNR जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है NADP को देगा। अब NADP रिड्यूस होकर के NADPH2 बना लेते हैं। ये NADPH2 ने इलेक्ट्रॉन तो लिए हैं चेन से, पीछे से आ रहे हैं जो, और हाइड्रोजन जो उठाई है इन्होंने, अगर कोई पूछेगा तो आप बताना स्ट्रोमा से ली है। कहाँ से ली है? हाइड्रोजन स्ट्रोमा से उठाई है, इलेक्ट्रॉन चेन से आए हैं। फाइनली हमारे पास एक रिड्यूस प्रोडक्ट है जो कि है NADPH2। समझ आई? NADPH2। तो ये जो तरीका स्कीम है इसको कहते हैं जेड स्कीम। इस जेड स्कीम में अभी हमने ये नहीं बताया ATP कैसे बनते हैं, अभी हमने केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट देखा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 तक कैसे पहुंचता है, कहाँ कहाँ लगे होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। ये केवल सिंपल एक स्कीम बनाई है मैंने। किसके पोजीशन मेम्ब्रेन में कहाँ है, कैसे ATP का फॉर्मेशन होगा, किस तरह ATP बनते हैं, ठीक है। कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, ये सब एक नेक्स्ट लेवल की बात है। ये वीडियो मैं यहीं रोक रहा हूं अभी के लिए। आप इस वीडियो से इसको लर्न करें, इसको समझें, फिर इनकी पोजीशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा, छोटी सी वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको बोरियत ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रहेगा इतना ही। टेक केयर, और देखते रहना, बार बार 1-2 बार देखना, फिर नेक्स्ट वीडियो से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी और खुल के आएगी, ठीक है ना। तो टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।